नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो 10th क्लास के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फिजिक्स वाला पोर्शन शुरू किया था। उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 यानी कि लाइट वाला चैप्टर अपना चल रहा था। उसमें हमने लाइट से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी कि लाइट क्या होती है, लाइट के गुणधर्म क्या क्या होते हैं, और इसी के साथ ही हमने प्रकाश का जो परावर्तन है उसके बारे में पढ़ा, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इन सभी के ऊपर हमने चर्चा की। साथ ही हमने गोलीय दर्पण और लेंस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप उन वीडियो को पहले जरूर देखें, ताकि आपको आने वाली जो कक्षाएं हैं वो और अधिक अच्छे से समझ में आए। तो आज अपने आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र जिस टाइप से हमने दर्पण के अंदर पढ़ा था कि दर्पण का सूत्र होता है, वो क्या करता है, दर्पण की फोकस दूरी, बिंब की फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ, बिंब की दूरी यानी यू और प्रतिबिंब की दूरी वी, तीनों के बीच में एक संबंध बताता है। इसी टाइप से अगर गोलीय दर्पण की जगह बीच में लेंस लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में भी लेंस की फोकस दूरी एफ, बिंब की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी वी, तीनों के बीच में संबंध बताने वाला जो सूत्र है वो अपना क्या कहलाता है, लेंस सूत्र कहलाता है। अब लेंस सूत्र के अंदर हमने जब दर्पण सूत्र पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, ये लेंस सूत्र अपना होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये कौन सा सूत्र है अपना, लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र है, लेंस सूत्र। जबकि दर्पण सूत्र अपने पहले पढ़ चुके हैं, दर्पण सूत्र अपना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आपको ये देखना है दोनों सूत्र एक जैसे हैं, केवल यहाँ इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। दोनों में इतना सा ही अंतर है। याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेंस को आपको लेंस न पढ़कर क्या पढ़ना है, लेस पढ़ना है। लेस करना, लेस करना यानी घटाना, ठीक है ना। मैं कह दूं कि कोई भी वस्तु है उसकी कीमत में 10% लेस दे रहा है, वो लेस दे रहा है या लेस कर रहा है, तो लेस करने का मतलब क्या होता है, कम करना यानी घटाना। तो आपको इस टाइप से याद रखने के लिए क्या ध्यान रखना है, लेंस का मतलब क्या हो जाएगा, कम करना, जबकि दर्पण जो इसमें माइनस आया तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो लेंस, लेंस का मतलब लेस, लेस यानी घटाना यानी माइनस करना, यानी लेंस सूत्र में तो आएगा माइनस, जबकि दर्पण सूत्र में क्या आता है अपना, प्लस आएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है लेंस सूत्र। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आवर्धनता के ऊपर, यानी लेंस की आवर्धनता। तो आवर्धनता के बारे में हमने गोलीय दर्पण के अंदर भी पढ़ा था कि आवर्धनता का मतलब क्या होता है। आवर्धनता का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बन रहा है, उसको हम कहते हैं आवर्धनता, जिसके बारे में हमने गोलीय दर्पण के अंदर विस्तार से पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं केवल इतना सा ही बताना चाहूंगा कि अगर अपने दर्पण के स्थान पर लेंस ले लेते हैं तो लेंस से जो प्रतिबिंब बना है, यानी लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा है, वो कहलाती है लेंस की आवर्धनता या आवर्धन क्षमता। जैसे कोई ऐसा लेंस है जो हर वस्तु को डबल करके यानी दुगना बड़ा करके बना रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी आवर्धनता 2 हो जाएगी। 3 गुना बड़ा कर रहा है तो 3 हो जाएगी, और उसका आधा कर रहा है तो उस कंडीशन में आवर्धनता आधी हो जाएगी। ठीक है, तो आवर्धनता का अगर सूत्र की बात करें तो आवर्धनता इज इक्वल टू होता है अपने प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, बट्टे में क्या आ जाएगा अपने, बिंब की ऊंचाई, यानी एच डैश अपॉन एच। और आवर्धनता को एम से लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। और वैसे इसका सूत्र देखो क्या हो जाएगा, माइनस में आकर के यहाँ पर प्लस का वी अपॉन यू हो जाएगा। वी और यू के बीच में भी अपने इसको लिख सकते हैं, वी और यू के रूप में, जहां वी अपने क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या चीज है, बिंब की दूरी। आपको ध्यान रखना है दर्पण के अंदर माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पर प्लस का होगा, क्योंकि दर्पण में टकरा के वापस वस्तु उधर ही बन रही थी, इसलिए वो माइनस में था। जबकि इसमें प्रतिबिंब जो है वो इस साइड बनेगा, ठीक है ना, राइट साइड में होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये छोटा सा टॉपिक था आवर्धनता, और इसके बारे में पूरा अपने गोलीय दर्पण में पढ़ चुके हैं, वो की वो सारी बातें यहाँ पर वापस से है
इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं करवा रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो अपने कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट उसके बाद अपने देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की समता। लेंस की क्षमता से तात्पर्य ये होता है कि कोई लेंस जो है वो प्रकाश किरण को कितना मोड़ रहा है, यानी उसको उसके द्वारा लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी क्षमता को अपने क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। जैसे मैं कहता हूँ ये मैंने दो लेंस लिए हैं, दो मैंने उत्तल लेंस लिए हैं, एक ये लिया है एक ये लिया है, ठीक है। अब ये लेंस जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं उसको मैं कह देता हूँ ये लेंस जो है वो बहुत ज्यादा मोड़ रहा है, बहुत ज्यादा मोड़ने के कारण मैं कहता हूँ इतना मोड़ दिया इसमें, जहाँ यहाँ रही थी इतना मोड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत कम मोड़ रहा है, कम मोड़ रहा है तो ये क्या होगी, आगे जाके मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब उस कंडीशन में अपने ये देखना है इसकी जो क्षमता है वो क्या हो गई अपने, ज्यादा है क्योंकि ये किरणों को ज्यादा मोड़ सकता है, जबकि इसकी क्षमता क्या आ रही है अपने, कम है। इसकी क्षमता क्या है, कम है। अर्थात किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को ही अपने क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। अब अगर उत्तल दर्पण है तब तो वो सिकुड़ेगा यानी एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस होता तो ऊपर की ओर जाता, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण आती है अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, एफ। तो इसमें एफ यहाँ पे हुआ, इसमें एफ यहाँ पे हुआ, तो इसकी फोकस दूरी तो ये हो गई और इसकी फोकस दूरी कितनी हो गई है, ये हो गई, ये अपने स्मॉल है। तो कहने का मतलब अगर लेंस की क्षमता ज्यादा है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम होगी, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ज्यादा। अब इससे अपने इतना कह सकते हैं, इतना अनुमान लगा सकते हैं कि जितनी ज्यादा क्षमता होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होती जाएगी, या यूं कह सकते हैं क्षमता जितनी कम होगी फोकस दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता जो होती है वो एक बट्टा फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स यानी उल्टा होता है। फोकस दूरी जितनी बढ़ेगी लेंस की क्षमता उतनी ही कम होगी। तो अपने दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। वापस से सुनना, लेंस द्वारा किसी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसी के अलावा लेंस की क्षमता क्या लिख सकते हैं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी लेंस की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मात्रक क्या होता है। ये तो हो गया इसका सूत्र, फिर देखते हैं इसका मात्रक। मात्रक का मतलब इसको मापते किसमें, तो इसका मात्रक होता है डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर, कैपिटल डी से जिसको अपने लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक डायप्टर होता है किसका, लेंस की क्षमता का। तो ये अपने हो जाती है लेंस की क्षमता। अब अपने को ये देखना है अगर दो या दो से अधिक लेंस साथ में जोड़ दिए जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं एक लेंस ये है, इसी के आगे मैंने एक लेंस और लगा दिया, ठीक है। अब यहां से कोई किरण आ रही है, पहले तो ये मोड़ेगा, अब ये इस मुड़े हुए को वापस मोड़ेगा। कहने का मतलब रियल में ये दोनों के बराबर, दोनों के जोड़ के बराबर मुड़ गई है, यानी दोनों लेंस मिल करके। मैं कहता हूँ पहले की फोकस दूरी अगर अपन, या पहले की शक्ति जो है, क्षमता जो है वो कितनी है, D1 है। दूसरे की कितनी है, D2 है। D1 D2 भी लिख सकते हो, या P1 P2 लिख देता हूँ, P1 इसको लिख देता हूँ P2। तो उस कंडीशन में जब ये दोनों एक साथ लगा दिए जाए तो ये जो पूरा अपना बना है इसकी क्षमता जो है P जो है किसके बराबर हो जाएगी, P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगी। यानी ये दोनों मिलकर के इन दोनों के जोड़ के जितना इसको मोड़ देंगे, ठीक है ना। हल्का सा इसने मोड़ा फिर इसने और मोड़ दिया, टोटल कितना मुड़ा, दोनों के जोड़ के बराबर, यानी दोनों की क्षमता जो है जुड़ जाएगी, वो कहलाएगी इसके संयोजन की क्षमता। यहाँ पर दो लेंस लिए हैं, दो की बजाय अगर n लेंस लगे हुए हों तो टोटल जो भी अपना संयोजन होगा जोड़ने के बाद जो अपने बना है उसकी क्षमता किसके बराबर हो जाएगी, सभी की क्षमताओं के योग के बराबर। जैसे n जुड़े हुए हैं तो n तक सबको जोड़, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना हो जाता है लेंस की क्षमता। वापस से एक बार,
लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा किसी भी प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा फोकस दूरी। इसका मात्रक होता है डायप्टर। जब दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में संयोजित कर दिया जाता है यानी मिला दिया जाता है, तो उनके संयोजन की जो क्षमता है वो सभी लेंसों की क्षमताओं के जोड़ के बराबर होती है। इसके बाद अपने बात करते हैं मानव नेत्र के ऊपर कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसके भाग कौन कौन से होते हैं और उन भागों का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका डायग्राम किस टाइप से बनाया जाए। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको इस टाइप से बनाना है। पहले आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा यूं ऊपर उठा लिया और पीछे वाले को यूं घुमा देना है एकदम से। ठीक है, ये जो हिस्सा है यहाँ से थोड़ा सा कट करके यूं जगह छोड़ देनी है। अब आपको ये देखना है कि ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाहर जो परतें हैं वो अपने को 3 परतें बनानी है। कितनी परतें बनानी है? 3। तो एक परत अपनी मैं यूं बना देता हूँ, एक परत और इसके चारों ओर बना देनी है। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि इसमें एक टाइप से 3 परतें अपने बन चुकी है। सबसे बाहर वाली परत एक तो ये है, एक इनके बीच वाली है और एक सबसे अंदर वाली है। तो इस टाइप से मानव नेत्र में कितनी परतें होंगी? 3 परतें। कौन कौन सी हुई? एक बाहर वाली जो कि ब्लैक कलर की दिख रही है और एक अंदर वाली जो भी मैंने ब्लैक कलर से बनाई है, और बीच में जो खाली गैप है उसको भी आपको एक परत मानना है। ठीक है, जो कि अपने को व्हाइट कलर से दिख रही है यानी दोनों के बीच वाली परत। ठीक है, तो इस टाइप से कितनी परतें होती है? 3 परतें। कितनी परतें होंगी? 3 परतें। अब इनमें जो सबसे बाहर वाली परत है, ये जो परत है इसका नाम होता है श्वेत पटल। कौन सी होती है? श्वेत पटल। पटल यानी परत। ठीक है, और ये जो बीच वाली है, बीच वाली का नाम होता है अपना रक्त पटल। रक्त पटल। और ये जो सबसे अंदर वाली परत है, मैं यहां लिख देता हूं, ये सबसे अंदर वाली परत जो है इसका नाम अपना होता है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल या इसी को अपने बोलते हैं रेटिना या रेटिना। अब इनके काम क्या क्या होते हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इस टाइप से अपने 3 परतें हुई, सबसे बाहर वाली श्वेत पटल, बीच वाली रक्त पटल और सबसे अंदर वाली दृष्टि पटल या रेटिना। तो इस टाइप से 3 परतें अपनी हो जाती है। उसके बाद अपने देखते हैं, ये अपनी आंखों के अंदर होता है लेंस, जिसको अपने क्या कहते हैं? नेत्र लेंस। ये क्या है अपना? नेत्र लेंस। ठीक है, कैसा लेंस है ये? उत्तल है या अवतल? तो अवतल है लेंस है। तो ये क्या है? मांसपेशियों का बना हुआ एक अवतल लेंस होता है। इन सभी के ऊपर अभी अपने पूरी चर्चा करेंगे। अभी अगर थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम एग्जाम में आपको किस टाइप से बनाना है। तो ये इस टाइप से ये लेंस बना दिया। ये लेंस जो है कुछ मांसपेशियों पे टिका रहता है, जिनको अपने कहते हैं पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी मसल्स। ये अपनी पेशियां मैंने बनाई है। ये जो पेशियां बनाई गई है ऊपर नीचे, इनको क्या बोलते हैं अपने? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, अब इस लेंस के आगे जो है वो एक आइरस लगा होता है। इस टाइप से ब्लैक कलर की संरचना होती है, ये काले रंग की संरचना है। बीच में इसके क्या है? हल्का सा ये छिद्र होता है। ये ऊपर से काला, नीचे से काला, बीच में क्या है? एक छिद्र है। अब ये आंख क्या इस टाइप से है। अब इसको यूं सामने करके देखेंगे तो मैं यहाँ यूं बना देता हूँ। ये जो अपना होता है ना, ये अपना होता है आइरस। ये क्या है अपना? आइरस है। ठीक है, और ये बीच वाला छिद्र है, इसको अपने बोलते हैं पुतली। मैं लिख देता हूं, ये तो अपना क्या है? आइरस। और ये जो अंदर वाला छिद्र है इसको अपने बोलते हैं पुतली। अब इसको इस डायग्राम में दिखाना चाहें तो ये तो अपना है आइरस, और यहाँ ये बीच में जो छिद्र है इस छिद्र को अपने क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है, अब तक हमने इतनी बात की। 3 परतें हैं। सबसे बाहर वाली परत कौन सी है? श्वेत पटल। उसके अंदर वाली रक्त पटल और सबसे अंदर वाली रेटिना या दृष्टि पटल। उसके अलावा हमने देखा ये नेत्र लेंस होता है। नेत्र लेंस जिन पेशियों पे टिका होता है वो पक्षमावी पेशियां हैं। नेत्र लेंस के आगे जो ब्लैक कलर की संरचना होती है इसको अपने बोलते हैं आइरस।
आइरस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। तो इस टाइप से अपने ये कुछ संरचनाएं हो जाती है। अब इसके अलावा आपको ये देखना है, नेत्र में दो टाइप के द्रव्य भी भरे होते हैं। एक द्रव्य होता है, ये अपना लेंस है, ये अपनी है जो उठा हुआ हिस्सा है, इसको मैं भूल गया, उठा हुआ हिस्सा जो है इसको अपने बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो आंख का उठा हुआ हिस्सा है इसको अपने क्या कहा जाता है, कॉर्निया। अब आपको ये देखना है, ये तो अपने कॉर्निया हुई और ये अपना लेंस हुआ। इसके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसको अपने बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद। जबकि लेंस और ये रेटिना, इसके बीच में यहाँ पर भी एक लिक्विड भरा होता है, इसको अपने बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पर प्रकाश नाड़ी तंत्र होते हैं, इसको अपने प्रकाश नाड़ी या दृक तंत्रिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश नाड़ी। तो ये अपना हो जाता है आंखों का एक नामांकित चित्र हो जाता है। अब इन सभी के ऊपर एक एक करके मैं हल्की सी चर्चा कर लेता हूं कि किसमें क्या होता है, किसका क्या क्या काम होता है। तो इसके लिए आपको ये देखना है, सबसे पहले मैं तीनों परतों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली परत हमने कौन सी ली है, सबसे बाहर वाली परत कौन सी हो गई है, श्वेत पटल। तो आपको ये लिखना है, आंखों के चारों ओर की जो सफेद कलर की होती है और कठोर परत होती है, कैसी परत होती है, कठोर होती है, और श्वेत कलर के होने के कारण श्वेत पटल इसको बोलते हैं। तो श्वेत कलर, श्वेत रंग यानी सफेद रंग की कठोर परत होती है, जिसका काम क्या होता है, आंखों की चोट से रक्षा करना। आंखों की चोट से रक्षा करती है ये। इस परत को अपने बोलते हैं श्वेत परत। अपने ये कह सकते हैं अपनी आंखों के चारों ओर का ये एक कवच होती है। तो ये अपनी आंखों के चारों ओर फैली हुई है। इस कवच को ये अपने क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। अब श्वेत पटल आपको ये देखना है, ये जो आगे वाला हिस्सा है ये तो होता है अपारदर्शी, जबकि श्वेत पटल का जो उठा हुआ हिस्सा है वो अपना पारदर्शी होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कॉर्निया। लेकिन कॉर्निया से पहले श्वेत पटल हुई, उसके बाद श्वेत पटल के अंदर वाली कौन सी है अपनी, रक्त पटल। दूसरी कौन सी है, रक्त पटल। तो अपने ये लिखेंगे, श्वेत पटल के नीचे वाली परत को अपने रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल में क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रक्त का मतलब खून, यानी इसमें खून का संचरण होता है और ये हमारी आंखों को सजीव बनाए रखती है। यानी आंखों में खून का संचरण होने से आंखें जीवित रहती है, यानी सजीव बनी रहती है, अर्थात आंखों को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो ये काम होता है अपने रक्त पटल का। ठीक है, तो रक्त पटल का काम क्या हो गया, उसमें क्या होता है, रक्त का संचरण होता रहता है, जिस वजह से आंखें क्या बनी रहती है, सजीव बनी रहती है, यानी जीवित रहती है। नेक्स्ट, तीसरी परत की अपने बात करते हैं, सबसे अंदर वाली परत, जिसको अपने कहते हैं दृष्टि पटल, या इसी का नाम क्या होता है, रेटिना। ये सबसे अंदर वाली परत है, तीसरी परत, ये सबसे अंदर वाली, यहां से यहां तक की। तो आपको रेटिना को क्या करना है कि आंखों में जो भी प्रतिबिंब बनता है, अपनी आंखों में अपने जो कुछ भी देखते हैं उसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा किस पर बनता है, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, अपने आंख का पर्दा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आंख का पर्दा किसे कहा जाता है, तो रेटिना को या दृष्टि पटल को। तो दृष्टि पटल को आंख का पर्दा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनना चाहिए। अगर वो रेटिना से थोड़ा सा भी आगे या पीछे बन रहा है तो उस कंडीशन में हमें नेत्र दोष होगा, जिनके बारे में अपने अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि आंखों के सबसे अंदर वाली परत जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना, और यहाँ प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, आंख का पर्दा। अब आपको ये देखना है यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा कैसा। तो अपने लिखते हैं, ये प्रतिबिंब कैसा होता है अपना, वास्तविक होता है। अब अगर वास्तविक है तो उस कंडीशन में आभासी होगा, अगर वास्तविक है तो कैसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद हमारे माइंड द्वारा उसको सीधा करके समझा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है हमारी आंखों में प्रतिबिंब जो कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस टाइप से ये अपनी तीन परतें हो जाती है। वापस से देखते हैं, सबसे बाहर वाली परत कौन सी हुई, श्वेत पटल। तो अपने लिखेंगे, आंखों के चारों ओर की सफेद रंग की और कठोर परत होती है, जिसका काम होता है आंखों की चोट से रक्षा करना। यानी ये चारों ओर से कठोर है, तो यहाँ पर कोई भी चोट लगेगी तो ये कठोर होने की वजह से अंदर वाले हिस्से को नुकसान
नहीं पहुंचाने देगी, यानी ये एक तरीके से आंखों का ये कवच है। दूसरा अपने देखते हैं रक्त पटल। तो श्वेत पटल के नीचे वाली परत को रक्त पटल कहते हैं। इसके अंदर रक्त का संचरण होता रहता है, जिससे आंखें सजीव बनी रहती है, अर्थात आंखों को ऑक्सीजन मिलती रहती है और आंखें जीवित रहती है। थर्ड अपने बात की सबसे अंदर वाली परत की। सबसे अंदर वाली परत कौन सी है अपनी? दृष्टि पटल या रेटिना। तो अपने ये कहेंगे आंखों के सबसे अंदर वाली परत, जिसके ऊपर अपने जो भी देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है, उसको ही क्या कहते हैं अपने? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। अब इसके ऊपर प्रतिबिंब बनने के कारण इसको क्या कहते हैं? आंख का पर्दा भी कहते हैं। तो यह इस टाइप से अपने तीनों परतें हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया, कॉर्निया ये उठा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे? आंखों का उठा हुआ हिस्सा या उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है अपने? कॉर्निया कहलाता है। अब कॉर्निया कैसा होता है अपना? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। और इसमें से होकर के ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है ना। यहीं से क्या करता है? प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है अपवर्तित होकर के। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉर्निया। वापस से सुनना कि आंखों का ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है अपने? कॉर्निया कहलाता है। और ये पारदर्शी होता है, यहीं से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। अब एक बात ये भी ध्यान रखनी है, नेत्रदान के समय यही अपने को दान किया जाता है, ठीक है ना। नेत्रदान का मतलब ये नहीं कि पूरी आंख का पूरा हिस्सा जो है वो दान किया जाता है। उसमें केवल जो कॉर्निया है वो चेंज की जाती है या वो दान की जाती है, एक मरीज से दूसरे मरीज में लगाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना हो जाता है चौथा पॉइंट, कॉर्निया। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं कॉर्निया के बाद अपने देखते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस में सबसे पहले ये किसका बना होता है? तो ये मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का। और मांसपेशियों का बना हुआ भी कैसा होता है? ये कठोर ना होकर लचीला होता है, यानी ये दब सकता है, उठ सकता है, ठीक है ना। यानी कैसा होता है? ये लचीला होता है, साथ में उत्तल होता है, या उत्तल होता है तो उत्तल होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यह मांसपेशियों से बना हुआ लचीला और उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। ये मांसपेशियों बना हुआ उत्तल लेंस होता है जो कि लचीला होता है। यहाँ लचीला क्यों होता है? क्योंकि हमने जब लेंस के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा कि वस्तु अगर अलग अलग जगह रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होता है अपने? अलग अलग जगह बनता है। लेकिन आंखों में तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के ऊपर ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो अपनी पक्षमाभी पेशियां हैं जिनके ऊपर लेंस टिका हुआ है, ये इस लेंस को या तो दबाती है या फैलाती है। और दबाकर या फैलाकर लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बने? रेटिना पर। कहने का मतलब लेंस जो है वो दब सकता है या उठ सकता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपने? लचीला कहते हैं। यानी लेंस कैसा होता है? लचीला। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पक्षमाभी पेशियों की। पक्षमाभी पेशियां, ये एक मांसपेशियां होती है, ये वाली, जिनके ऊपर लेंस टिका रहता है। जिनके ऊपर लेंस क्या रहता है? टिका हुआ रहता है। साथ में इनका काम क्या हो गया है? लेंस को एडजस्ट करना। एडजस्ट का मतलब समायोजित करना। समायोजित करना। और किस प्रकार से एडजस्ट करना? ऐसे एडजस्ट करना कि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बने? रेटिना पर बने, ठीक है ना। प्रतिबिंब सदैव ही कहाँ बने? रेटिना पर, ठीक है। वापस से देखना, पक्षमावी पेशियां क्या होती है? ये मांसपेशियां होती है जिनके ऊपर लेंस टिका होता है। इनका काम होता है कि ये लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बने। क्योंकि हमें पता है कि बिंब अगर अलग अलग जगह हो तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या करते हैं? बिंब चाहे कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा ही कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के ऊपर। तो उस कंडीशन में ये पक्षमावी पेशियां क्या करती है? लेंस को एडजस्ट करती है, या तो इसको दबाती है या फैलाती है। और दबाने और फैलाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और ये इस प्रकार को एडजस्ट कर देती है कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। तो ये काम होता है अपने पक्षमाभी पेशियों का। तो ये अपने दो चीजें हो गई है, लेंस और पक्षमाभी पेशियां। वापस से देख लेते हैं। नेत्र लेंस यह मांसपेशियों का बना हुआ लचीला और उत्तल लेंस होता है। दूसरा पक्षमावी पेशियां, ये ऐसी पेशियां होती है जिनके ऊपर लेंस टिका रहता है। इनका काम होता है लेंस को समायोजित करना और इस प्रकार से समायोजित करना
कि प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बने। और आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप से समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको ही अपने क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो अपने ये लिखेंगे कि पक्षमापी पेशियों द्वारा लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करना यानी समायोजित करना कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बने। इस क्षमता को ही अपने क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये अपने दो और हो जाते हैं। पहले हमने 3 परतें पढ़ी, श्वेत पटल, रक्त पटल और दृष्टि पटल। अब हमने बात की नेत्र लेंस और पक्षमापी पेशियों की। नेक्स्ट अपने देखते हैं आइरस। इसका डायग्राम मैं यूं बनाता हूं, पहले इस डायग्राम से मैं आपको यूं समझाने की कोशिश करता हूं। ये तो अपना होता है आइरस और ये बीच वाली होता है पुतली, और इस टाइप से यूं ये अपना हिस्सा होता है। तो आपको ये देखना है ये आइरस हमेशा किस कलर का होता है, अधिकतर यह है काले कलर का होता है, ठीक है ना। ये हिस्सा क्या है अपना आइरस, और ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, पुतली। इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? अब पुतली का काम क्या होता है, पुतली एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसके अंदर से प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करता है। और आइरस क्या करता है, इस पुतली को एडजस्ट करता है, ठीक है ना, या समायोजित करता है, ठीक है। तो और अब ये समायोजित किस प्रकार से करता है, तो आपको ये देखना है कि पुतली जो है आंखों के अंदर जाने वाला प्रकाश जो है उसको नियंत्रित करती है। हमें पता है कि प्रकाश के बिना हमें दिखाई नहीं देता है। देखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है। और आंखों के अंदर जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है वो किस द्वार से कर रहा है, इस छिद्र से कर रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, पुतली। यानी पुतली जो है वो एक तरीके से एक दरवाजा है जो कि प्रकाश को अंदर जाने दे रहा है। अब ये क्या करता है, अंदर जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित। नियंत्रित करने का मतलब होता है जितने आंखों को प्रकाश की जरूरत है उतने ही प्रकाश को ये अंदर जाने देता है। बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश जा रहा है तो उसको ये रोकता है, यानी इस पुतली का साइज छोटा हो जाता है। और प्रकाश अगर बाहर बहुत कम है तो ये फैल जाता है। कहने का मतलब अगर प्रकाश कम होगा तो कम प्रकाश में जो पुतली है वो क्या हो जाती है, अपनी फैल जाती है, यानी रास्ता थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जबकि अगर अधिक प्रकाश होगा, बाहर अगर प्रकाश ज्यादा है तो आंखों में तो उतना ही जाना चाहिए, अगर ज्यादा खुला रहेगा तो प्रकाश ज्यादा चला जाएगा। इसलिए ये क्या करती है, पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है, यानी छोटी हो जाती है। ये छिद्र जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पुतली को छोटा या बड़ा करने का काम कौन करता है, आइरस, ठीक है। तो वापस से पढ़ना कि आइरस आंखों के लेंस जो होता है उसके आगे एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो कि अपने आंखों के रंग का भी निर्धारण करती है। ये अधिकतर या अधिकांशतः काले रंग की होती है। किस रंग की होती है, काले रंग की। इसके अलावा ये भूरे रंग की या अन्य कलर यानी नीले रंग की भी होती है, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत ही कम रेयर केस में होती है, बहुत ही कम कंडीशन में होती है। अधिकतर ये किस कलर की होती है, काले कलर का होता है। और इसी के बीच में एक छिद्र बना होता है जिस छिद्र को अपने क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इस छिद्र का काम होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, यानी आंखों में निश्चित मात्रा में ही प्रकाश जाना चाहिए। अब बाहर अगर बहुत ज्यादा रोशनी है तो ये सिकुड़ जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी ताकि आंखों में बहुत ज्यादा प्रकाश न चला जाए। और अगर बाहर कम प्रकाश है तो ये फैल जाती है ताकि आंखों के अंदर प्रकाश जा सके। कहने का मतलब आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रही है, ये पुतली कर रही है, अपनी साइज को छोटा या बड़ा करके। अब इसी के ऊपर आधारित एक घटना होती है कि अपने जब बहुत ज्यादा रोशनी की तरफ देखते हैं, मैं लिख देता हूं, सूर्य की तरफ अगर हम देखते हैं उसके बाद हम अंधेरे में आते हैं, या मैं लिख देता हूं अगर बहुत तेज रोशनी है, तेज रोशनी से हम किस में आ रहे हैं, अंधेरे में आते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे हम सूरज की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, सूरज की तरफ देखने के बाद अचानक हम दूसरी ओर देखते हैं या दूसरे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अपने को यूं काला सा लगता है। या धूप से हम कमरे के अंदर इंटर होते हैं, पहले हम धूप में थे, उसके बाद अचानक कमरे में के अंदर जाते हैं तो हमें कमरे में अंधेरा सा लगता है। कुछ समय बाद जो है वापस से आंखें नॉर्मल हो जाती है। या हम
किसी रोशनी की चीज को एकटक देख रहे हैं, उसके बाद किसी दूसरी चीज को देखें तो कुछ समय के लिए हमें वो दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। ऐसा अपने साथ कई बार होता है, जिसका कारण भी क्या है, ये पुतली है। अब ये क्यों है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पुतली को अपना साइज बदलने में यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करने में कुछ सेकंड लगते हैं। जब हम तेज रोशनी में हैं तो पुतली की साइज कैसी है, छोटी है। और जब हम अंधेरे में आएंगे तो पुतली क्या होगी, वापस से फैलेगी, क्योंकि तेज रोशनी की वजह से उसने वो अपने सिकुड़ दी हुई है। जैसे अंधेरे में आएंगे तो फैलेगी, लेकिन उसको सिकुड़ने से फैलने में कुछ समय लगेगा। क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा, और उस समय तक हमें वस्तु जो है वो कम दिखाई देगी। ठीक है, वापस से सुनना, तेज रोशनी में है तब ये छोटी हुई हुई है और प्रकाश अंदर सही जा रहा है। जैसे ही हम अंधेरे में आए, बाहर जो है रोशनी कम हो गई, ठीक है ना, रोशनी कम हो गई तो अंदर उतना प्रकाश नहीं जा पा रहा, इसलिए हमें अंधेरा दिख रहा है। धीरे धीरे वो क्या है, फैलती है और फैल करके लाइट को एडजस्ट करती है। उसमें कुछ समय लगता है, इसलिए कुछ समय बाद हमें सब कुछ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो ये होता है अपना आइरस और पुतली के बारे में। तो ये अपने 2 पॉइंट और हो जाते हैं। इसके बाद अपने और चीजें देखते हैं। 2 टाइप के अपने द्रव पढ़ेंगे कि आंखों में 2 तरीके के द्रव होते हैं। ठीक है, एक तो अपना होता है नेत्रोद और दूसरा अपना होता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, ठीक है। अब नेत्रोद किसे कहेंगे, यहाँ है देखो नेत्रोद, ये तो अपनी कॉर्निया उठा हुआ हिस्सा, ये अपना नेत्र लेंस है। इन दोनों के बीच में यानी इस हिस्से में जो लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को अपने क्या कहते हैं, नेत्रोद। यानी क्या लिखेंगे, नेत्रोद किन किन के बीच में है, कॉर्निया और अपने लेंस। कॉर्निया और लेंस, इनके बीच में जो अपने लिक्विड या द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है, नेत्रोद। तो नेत्रोद किन किन के बीच में है, तो अपने कहेंगे कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो एक द्रव या जलीय द्रव भरा होता है, उसको अपने नेत्रोद कहते हैं। और इसी के अलावा दूसरा अपने बात करें, रेटिना और लेंस, रेटिना और लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है, उसको अपने क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। ये लेंस है, ये रेटिना है, इसके बीच में यहाँ जो द्रव भरा है, इसका नाम क्या होगा, अपने काचाभ द्रव। तो इस टाइप से आंखों में 2 टाइप के द्रव हुए। नेत्रोद कौन सा हुआ, लेंस और कॉर्निया के मध्य भरे हुए जलीय द्रव को नेत्रोद कहते हैं, जबकि लेंस और रेटिना यानी दृष्टिपटल के बीच भरे हुए द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। ये दोनों द्रवों का काम क्या होता है, आंखों में निश्चित दाब बनाए रखना, जिसलिए आंखें क्या रहे, एकदम से गोल बनी रहे। आंखों का आकार कैसा बना रहे, गोल बनी रहे, यानी ये पिचके नहीं, बीच के अंदर ये लिक्विड भरा होता है ताकि प्रेशर बना रहे, दाब बना रहे, और ये दबे नहीं, आंखें सिकुड़े नहीं। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं 2 द्रव। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं प्रकाश नाड़ी की। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात कर देते हैं प्रकाश नाड़ी। प्रकाश नाड़ी, ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती है, इनके बारे में आपको देखना है। आपको ये देखना है, ये जो दृष्टिपटल या रेटिना होती है ना, इसके ऊपर छोटी छोटी शंक्वाकार पेशियां बनी होती है, जिनको क्या करती है, प्रकाश को अवशोषित करती है। अब यहाँ पर जो भी इमेज बनी है, जो भी प्रतिबिंब बना है, उसकी सूचना जो है, ये प्रकाश नाड़ी कहाँ भेजती है, इसका काम क्या हो गया, जो भी प्रतिबिंब बना है उसकी सूचना कहाँ भेजना, मस्तिष्क तक भेजना। ठीक है ना, ये मस्तिष्क तक सूचना इसकी भेजती है। ठीक है, तो मस्तिष्क तक सूचना भेजने का काम किसका हो गया, अपना प्रकाश नाड़ी का। तो वापस से सुनना, प्रकाश नाड़ी का मतलब क्या हुआ, प्रकाश नाड़ी का काम हो गया है कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बना है, उसकी सूचना ये कहाँ भेजती है, मस्तिष्क में। फिर मस्तिष्क ये डिसाइड करता है कि उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देनी है। ठीक है ना, तो ये आपका काम हो जाता है प्रकाश नाड़ी का, यानी सूचना मस्तिष्क तक भेजना, मस्तिष्क तक भेजना। तो इस टाइप से ये हो जाता है अपना मानव नेत्र। ठीक है, अब वापस से एक बार इनके ऊपर हल्की हल्की में चर्चा कर लेता हूं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, श्वेत पटल। दूसरा अपना होता है रक्त पटल। तीसरा हमने बात की रेटिना या दृष्टिपटल की, दृष्टिपटल या रेटिना। उसके बाद 4 नंबर पे हमने बात की नेत्र लेंस। और 5 हमने पढ़ा पक्षमाभी पेशियां।
पक्षमाभी पेशियां। 6 नंबर पे हमने पढ़ा कॉर्निया के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने आइरस और पुतली के बारे में पढ़ा। एक तो आइरस और एक अपना था पुतली। इसी के साथ ही हमने 2 टाइप के द्रव पढ़े, एक तो नेत्रोद, एक अपना था काचाभ द्रव, और लास्ट हमने पढ़ा प्रकाशिक तंतु या प्रकाश नाड़ी के बारे में। तो श्वेत पटल, श्वेत पटल हम कहेंगे आंखों के सबसे बाहर वाली परत को अपने श्वेत पटल कहते हैं। ये एकदम से कठोर होती है और इसका काम होता है आंखों की चोट से रक्षा करना। 2 नंबर पे अपने है रक्त पटल। तो रक्त पटल क्या होती है कि श्वेत पटल के नीचे वाली वह पटल या वह परत जिसके अंदर जो है वो रक्त का संचरण होता रहता है, जिसके कारण आंखें सजीव बनी रहती है, अर्थात आंखों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, रक्त पटल। तीसरा हमने बात की दृष्टि पटल या रेटिना की। तो आंखों के सबसे अंदर वाली परत जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको अपने क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है और प्रतिबिंब बनने के कारण इसको आंख का पर्दा कहते हैं। नेक्स्ट हमने बात की नेत्र लेंस के बारे में। तो हम कहेंगे यह मांसपेशियों का बना हुआ लचीला और उत्तल लेंस होता है। और पक्षमायु पेशियां वह पेशियां जिनके ऊपर लेंस टिका रहता है। ये क्या करती है, ये लेंस को इस प्रकार से एडजस्ट करती है कि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बने, रेटिना के ऊपर बने। उसके बाद हमने पढ़ा कॉर्निया। तो हमने कहते हैं कि आंखों के आगे का ऊपर उठा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शी होता है। सबसे पहले आंख यहीं से आंखों सॉरी प्रकाश जो है यहीं से आंखों में प्रवेश करता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइरस के बारे में। तो आंखों के अंदर जो काले रंग की झिल्ली होती है जो कि लेंस के अपने आगे लगी रहती है, उसको अपने क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। इस आइरस के केंद्र में ही एक छिद्र होता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यह आइरस क्या करता है, इस पुतली को इस प्रकार से एडजस्ट करता है कि आंखों में जाने वाला प्रकाश जो है वो नियंत्रित रहे। यानी प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए यह इसको सिकुड़ता या फैलाता है पुतली को। अगर प्रकाश ज्यादा हुआ तब तो ये सिकुड़ जाएगा और प्रकाश कम हुआ तो ये फैल जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की काचाभ द्रव्य और नेत्रोद की। तो नेत्रोद किसे कहेंगे, लेंस और कॉर्निया के बीच बना, ठीक है ना, लेंस और कॉर्निया के बीच भरे द्रव्य को तो कहते हैं नेत्रोद, और लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव्य को कहते हैं काचाभ द्रव्य। इनका काम क्या होता है, आंखों में दबाव को बनाए रखना, जिसकी वजह से आंखों का आकार जो वो गोलाकार बना रहे। नेक्स्ट हमने बात की प्रकाश नाड़ी। तो प्रकाश नाड़ी क्या होती है, एक दृक तंत्रिका या तंत्रिका तंत्र होता है, जिसका काम होता है यहाँ पर जो भी अपने इमेज बनी है, जो भी प्रतिबिंब बना है, उसकी सूचना ये कहाँ भेजता है, मस्तिष्क में भेजता है, और उसके बाद मस्तिष्क ये डिसाइड करता है कि उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देनी है। तो इस टाइप से ये अपने हो जाते हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग। नेक्स्ट अपने बात करते हैं विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष और उनके निवारण के लिए, कि हमारी जो आंखें होती है उनमें किस किस टाइप के दोष होते हैं, उन दोष का कारण क्या होता है और वो क्यों होते हैं, और उनका निवारण हम किस टाइप से कर सकते हैं। तो उनके बारे में आज अपनी चर्चा करते हैं। तो पहले सबसे पहले अपने देखते हैं, इन दोष के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहले अपने करते हैं निकट दृष्टि दोष। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा अपना होता है जरा दृष्टि दोष, तीसरा अपने पढ़ेंगे, सॉरी निकट के बाद पहले दूर दृष्टि दोष कर लेता हूं मैं, दूर दृष्टि दोष। तीसरे पे अपने कर देते हैं जरा दृष्टि दोष। चौथा अपने पढ़ लेते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता। एक अपने हैं मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है। एक वर्णांधता भी होती है जो कि आपकी अभी है नहीं, तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अभी अपने इसी पे चर्चा करते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और मोतियाबिंद। इन 5 टाइप के दोष के बारे में अभी अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस दोष में होता क्या है, ठीक है। तो अपने ये कहेंगे, आपको ये नाम ध्यान रखना है, निकट का मतलब निकट का तो उसको सही दिखेगा, ठीक है ना। नाम से क्या कई बार अपने कंफ्यूज होते हैं, निकट दृष्टि दोष है, निकट का नहीं दिखता।
लेकिन इसमें उल्टा होगा, या यूं ध्यान रखना है जो भी नाम है वो दिखेगा। यानी अपने ये लिखेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना। वापस से सुनना परिभाषा, कि ऐसा रोग जिसके अंदर पास रखी हुई या समीप में स्थित वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको अपने क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना है आपको, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ये लिखना है। ये कतई मत लिख देना कि पास की वस्तु दिखाई देती है दूर की दिखाई नहीं देती है, ये परिभाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि हम ये लिख देते हैं दूर की दिखाई नहीं देती, इसका मतलब तो ये हो जाता है बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन रियल में क्या होता है, दूर की दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो परिभाषा क्या बन जाती है कि वह दोष जिसके अंदर निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कौन सा दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जैसे आप में से आपने कई जनों को देखा होगा कि अगर पास में उनके कोई चीज हो वो तो उनको दिख जाती है, लेकिन दूर स्थित चीजों को वो नहीं देख पाते हैं, तो उनके अंदर कौन सा रोग होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके अंदर। ठीक है, फिर देखते हैं इसका कारण क्या होता है, क्यों होता है ये। तो कारण की अगर चर्चा करें तो मैं ये बनाता हूं, मान लिया ये अपनी आंख है, ये क्या है, अपनी आंख है, ये आप है अपनी, ये रेटिना है। ठीक है, ये अपनी आंख के अंदर क्या है, ये रेटिना है। अब यहां से जो प्रकाश किरण आ रही है ये आंखों का अपना लेंस है, इस लेंस से ये क्या हो रही है, अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के कारण ये पहले ही मिल जाती है, यहां मिल रही है। अब आपको ध्यान देना है, हमने जब इसके भाग के बारे में पढ़ा तब हमने बात की थी कि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनना चाहिए, रेटिना के ऊपर, लेकिन ये तो यहीं पर ही बन गया, इसी जगह पर ही, थोड़ा सा पीछे बनना चाहिए था। यानी प्रतिबिंब क्या हो रहा है अपना, रेटिना से पूर्व बनना। तो इसका कारण क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का रेटिना से पूर्व बनना। यानी जिसके भी आंखों में प्रतिबिंब रेटिना से पूर्व बनता है तो उसको कौन सा दोष होता है, अपने निकट दृष्टि दोष। अभी तक हमने दो बातें की, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जिसमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसा दोष क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण है प्रतिबिंब का रेटिना से पूर्व बनना, यानी रेटिना तो यहाँ पर थी, प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, रेटिना से क्या होता है, पहले बन जाता है। अब बात करते हैं इसका निवारण कैसे किया जाए। ठीक है, तो निवारण करने के लिए आपको ये देखना है, मैं यहाँ पर वापस से प्रतिबिंब बनाता हूँ, ये अपना नेत्र लेंस है, यहाँ से यूं गया है, ये दो किरणें यूं जा रही है और यहाँ जाके ये यहाँ पर मिल रही है, और ये अपनी है आंख, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये इस टाइप से यूं यहाँ पर मिल जाती है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इस रेटिना के ऊपर बने, यानी कि थोड़ा सा पीछे बने। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अवतल लेंस लगाऊंगा। अवतल लेंस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, तो ये इस किरणों को यूं फैला देगा थोड़ा सा। ठीक है, पहले ये किरणें यूं जा रही थी, अब ये किरणों क्या करेगा, थोड़ा सा फैला देगा। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर गई, ये थोड़ी सी नीचे गई। ठीक है, अब ये जो है इनको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो आगे जाके ये कहाँ मिल जाएगी, अपने रेटिना के ऊपर। वापस से समझना कि ये किरणें यहाँ आ रही थी, मैं इसी डायग्राम में बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने अवतल लेंस लगा देता हूँ तो वो अवतल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को थोड़ा सा यूं फैला देगा तो ये थोड़ी पीछे जाके मिलेगी, और पीछे मिलने पर कहाँ पर मिल जाएगी, रेटिना पर। कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अपने अवतल लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं। तो ये अपने 3 पॉइंट, हर जो भी अपना दोष पढ़ेंगे उसमें ये 3 पॉइंट ही पढ़ेंगे। सबसे पहले दोष होता क्या है, निकट की चीज स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण होता है प्रतिबिंब का रेटिना से पहले ही बन जाना या पूर्व ही बन जाना। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अपने अवतल लेंस, क्योंकि पहले यहाँ बन रहा था, मैं मानता हूँ यहाँ बन रहा था, अब यहाँ से किरणें क्या हो गई है, थोड़ी सी फैल गई है, थोड़ा और पीछे जाके मिलेगा। तो कहने का मतलब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस। इसी तरीके से दूसरा अपना कौन सा आ जाता है, दूरदृष्टि दोष।
दूसरा दोष अपना कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, जो नाम, इसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष, यानी दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे कई जनों को आपने देखा होगा, वो नॉर्मली जब घूमते हैं या नॉर्मली रहते हैं तब तो चश्मा नहीं पहनते हैं, लेकिन जब वो कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, जैसे किताब वगैरह पढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में वो चश्मा काम में लेते हैं, तो उनको कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। यानी दूर की चीजें तो वो साफ देख सकते हैं लेकिन पास स्थित वस्तुओं को वो सही नहीं देख पाते हैं, तो उनको कौन सा रोग होता है? अपने दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण हो जाएगा कि प्रतिबिंब का रेटिना से पीछे बनना। जैसे ये अपनी आंखें हैं, अब यहां से ये किरणें आ रही थी, इनकी प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यूं कर देता हूँ, यहाँ से व्यू बनाया, ये अपना नेत्र लेंस है, ये कॉर्निया है, यहाँ से ये किरणें आ रही थी और ये कहाँ मिल रही है? रेटिना के पीछे मिल रही है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो इसका कारण क्या हो जाता है? अपना प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना, पीछे बन, यानी प्रतिबिंब जो है रेटिना के ऊपर बनता है तभी स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन इसमें कहाँ बन रहा है? रेटिना के पश्चात या रेटिना के पीछे बन रहा है। और फिर बात करते हैं इसके निवारण की। तो निवारण के लिए इसमें कौन सा लेंस काम में लेना पड़ेगा अपने को? उत्तल लेंस। क्योंकि ये पीछे बढ़ रही है तो अपने अगर मैं यहाँ पर उत्तल लेंस लगा दूं तो वो उत्तल लेंस क्या करेगा? ये जो किरण यूं जा रही थी पहले, ठीक है, अब इसको क्या करेगा? थोड़ा सा वो सिकुड़ देगा, यहाँ से भी थोड़ा सा सिकुड़ देगा। अब सिकुड़ देगा तो ये क्या है? थोड़ी सी पहले जाके मिलेगी और ये रेटिना पर मिल जाती है। यानी कहने का मतलब इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये अपने हो जाते हैं दो दोष। पहला था निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूरदृष्टि दोष। अब काफी टाइम क्या होता है, अपने को निकट और दूर में कंफ्यूजन हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं? निकट दृष्टि दोष। और दूसरा अपने कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और आपको ये पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं, या क्या हो सकता है दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं। और अपने क्या होते हैं, काफी टाइम इसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने को ये तो ध्यान रखता है कि एक में उत्तल है और दूसरे में अवतल है, लेकिन कौन से में उत्तल है कौन से में अवतल है ये अपने नहीं याद रख पाते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं स्वर की बात करूं, ए आ ई, बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है ना, इस टाइप से अपना स्वर होता है। अगर अपने देखे तो ए क्या है? नजदीक है, जबकि ऊ क्या है? दूर है। ए क्या है? निकट है, तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आएगा? अवतल। जबकि ऊ क्या है? अपना दूर है, तो दूर दृष्टि दोष में कौन सा काम में आएगा? उत्तल। तो इस टाइप से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो ये अपने हो जाते हैं दो दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तीसरा अपने बात करते हैं जरा दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा है अपना? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो इसमें क्या होता है कि जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा या वृद्धावस्था। तो अपने ये कहेंगे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी आंखों की जो पक्षमापी पेशियां होती है, जिनका काम होता है लेंस को सही से एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। और कमजोर होने के कारण ही वो लेंस को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती है। अब लेंस को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण उनको दूर और पास दोनों चीजें ही स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी दूर की चीजें भी साफ दिखाई नहीं देती है और पास की चीजें भी साफ दिखाई नहीं देती है। यानी उसको निकट और दूर दोनों ही दोष एक साथ हुए हुए हैं, यानी निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है। तो सबसे पहले इस दोष के अंदर क्या होता है? पक्षमापी पेशियां कमजोर हो जाने के कारण, इसका कारण लिख देता हूं मैं। कारण क्या हो गया इसका? पक्षमापी पेशियां क्या हो जाती है? कमजोर। पक्षमापी पेशियां कमजोर हो जाती है, इसलिए लेंस को सही समायोजित यानी एडजस्ट नहीं कर पाती, नहीं कर पाती है। और इसलिए उसको दूर की चीज भी साफ दिखाई नहीं देती और पास की चीज भी साफ दिखाई नहीं देती है। फिर बात करते हैं इसके निवारण की।
अभी हमने देखा कि इसके निवारण के लिए यानी निकट दृष्टि दोष में क्या था, दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही थी। यानी अगर अपने को दूर की वस्तु देखनी है, दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, अवतल। और पास की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, उत्तल। अब इसको तो न पास की भी साफ नहीं दिख रही है और दूर की भी साफ नहीं दिख रही है, तो इसका जो चश्मा बनाएंगे यानी इसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा काम में लेंगे, द्विलेंसी। कौन सा, द्विलेंसी चश्मा काम में लेते हैं, यानी ऐसा चश्मा जिसमें दोनों लेंस लगे हुए, उत्तल भी और अवतल भी। ये किस टाइप का होता है, मैं यहाँ बना देता हूँ। इस टाइप का एक चश्मा बना देते हैं अपने, जैसे ये मान लेते हैं ये कोई चश्मा है, ठीक है। इसमें यहाँ नीचे की ओर तो लगा होता है उत्तल लेंस, और ऊपर यहाँ पर दूसरा लेंस होता है। यहाँ पर तो कौन सा होता है अपना, अवतल। और यहाँ ये जो बना है ये कौन सा होता है अपना, उत्तल लेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, अपने को पास की वस्तु दिखाता है। अगर मुझे कोई पास की वस्तु देखनी, जैसे मान लो मुझे कोई किताब पढ़नी है, तो मेरी नजरें क्या रहेंगी, यूं नीचे की ओर रहेगी। नजरें किधर रहती है, नीचे की ओर। तो नीचे हमने कौन सा लेंस लगा दिया है, उत्तल लेंस, जो कि हमें पास की वस्तु को साफ दिखाई देगा। यही अगर अपने को दूर देखना हो तो अपनी नजरें यूं ऊपर की ओर रहती है, अपनी नजरें क्या रहती है, ऊपर की ओर। और ऊपर कौन सा लेंस लगा हुआ है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करेगा, अपने को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे जाएगी, यानी ठीक है। तो इस टाइप से इसके निवारण के लिए कौन से चश्मे काम में लिए जाते हैं, द्विलेंसी, ठीक है। वापस से देखते हैं, जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में उम्र बढ़ने के साथ साथ पक्षमावी पेशियां कमजोर हो जाती है, और इन पेशियों के कमजोर हो जाने के कारण ही पक्षमावी पेशियां लेंस को सही से एडजस्ट नहीं कर पाती है, जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यानी उसको पास की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो उसको दोनों दिखाई नहीं देती है तो दोनों का निवारण करना पड़ेगा, यानी दोनों लेंस काम में लेने पड़ेंगे। अब कौन सा कहाँ काम में लिया जाता है, उत्तल लेंस तो नीचे की ओर ताकि पास की वस्तु को साफ दिखाए, और अवतल लेंस ऊपर की ओर ताकि दूर की वस्तु को साफ दिखाए। तो ये अपना हो जाता है नंबर 3, जरा दृष्टि दोष। नंबर 4 अपने बात करते हैं अबिंदुकता के ऊपर। चौथा अपना दोष है अबिंदुकता। कौन सा दोष है अपना, अबिंदुकता। अबिंदुकता। अब इस दोष में क्या होता है, इस दोष में होता है कि क्षितिज यानी हॉरिजेंटल और ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, दोनों साथ साथ नहीं दिखती है, दोनों साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मैं लिख देता हूं, ये अपने हैं लंबवत लाइन यानी ऊर्ध्वाधर, ये अपने हैं क्षैतिज, ठीक है। लेकिन उसको जो है वो ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, यानी इस नेत्र दोष के अंदर ऊर्ध्वाधर, पहले क्षैतिज, क्षैतिज यानी ये लाइनें, और ऊर्ध्वाधर दोनों को वो एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दोनों को एक साथ साफ दिखाई वो नहीं देख पाता, दोनों को एक साथ साफ नहीं देख पाता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है। जैसे इस टाइप की कोई वस्तु है तो उसकी इमेज वो इस टाइप से बनती है, यानी उठी हुई सी बनती है, गोल सी बन जाती है, ठीक है। तो इस दोष को अपने क्या कहते हैं, अबिंदुकता, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण होता है अपने कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार न होना, कॉर्निया का पूर्ण गोलाकार न होना। अपने कह देते हैं ये अपनी आंख है, आंखों का जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये मान लेते हैं ये अपनी आंख है। तो ये जो कॉर्निया है ये पूरी गोल न होकर थोड़ी सी वक्र हो जाए, ठीक है ना। पूर्ण गोलाकार न होना अर्थात मैं लिख देता हूँ वक्र होना, वक्र होना। थोड़ा सा अगर ये वक्र हो, अब ये वक्र कैसे हो सकती है, तो अपने ये कह सकते हैं जब शिशु माँ के गर्भ में हो तो उस कंडीशन में उसके कोई चोट लग जाए, या फिर बचपन में कोई चोट लग जाए, तो उस कंडीशन में उसकी ये जो कॉर्निया होती है ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, अर्थात थोड़ी वक्र रह जाती है। और ये पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है तो उस कारण उसको कौन सा रोग हो जाता है, अबिंदुकता, अर्थात उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्पष्ट दिखाई
नहीं देती है, दोनों को वो एक साथ नहीं देख पाता है। अब बात करते हैं इसके निवारण की। तो इसके निवारण के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं। कौन से लेंस के काम में लिए जाएंगे? बेलनाकार लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं। वापस से देखते हैं, हमने बात किया निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस के चश्मे, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे, जरा दृष्टि दोष में द्विलेंसी यानी जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लगे हुए हो, और अबिंदुकता में क्या करते हैं अपने बेलनाकार लेंस के चश्मे काम में लिए जाते हैं। तो इस टाइप से ये अपना हो जाता है चौथा यानी अबिंदुकता। इसके बाद अपने बात करते हैं अगले दोष के ऊपर जिसका नाम है अपने मोतियाबिंद। तो नेक्स्ट अपना दोष आता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद में देखना है कि क्या होता है। मोतियाबिंद में अपनी ये जो आंखें हैं, ठीक है, ये इसका लेंस मान लेते हैं, या फिर यूं कह देता हूँ, इसको और मिटा देता हूँ, ये मान लेते हैं ये अपना कोई लेंस है, ठीक है। लेंस जो है वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, स्क्रैच होता रहता है और उसका लचीलापन खत्म होता रहता है। जैसे कि अपने देखते हैं अपने घरों में अगर अपने कोई कांच लेकर के आए, अगर नया कांच है तो उसके आर पार अपने को साफ दिखाई देता है, ठीक है। ये मान लेता हूं ये कोई कांच है, ये अगर एकदम से नया कांच है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जितनी भी प्रकाश किरणें गुजर इसमें से जा रही है सभी इसके आर पार चली जाती है, और ये सारी आर पार जाने का मतलब अपने को प्रकाश जो वो एकदम से गुजर गया, इसका मतलब अपने को आर पार की वस्तु एकदम से साफ दिखाई देगी। यही अगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, कांच क्या होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा स्क्रैच होने लग जाता है, यानी पुराना जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो स्क्रैच होगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अगर वो स्क्रैच हो रहा है तो उस पर हल्के हल्के यूं धब्बे पड़ जाते हैं, कहीं कहीं पर यूं धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। हल्का हल्का जो अपने को उसके अंदर लाइनें सी दिखने लग जाती है, उससे उतना क्लियर नहीं दिखता है जितना क्लियर एकदम से नए कांच में दिखता है। तो उस वजह से क्या होता है, जब ये स्क्रैच हो जाता है तो यहाँ पर जो प्रकाश किरणें इसके ऊपर गिर रही है उसमें से कुछ किरणें स्क्रैच होने के कारण यहाँ से टकरा के वापस आ जाती है, यानी किरणों का क्या होता है अपने परावर्तन होने लग जाता है। अब ये किरण आर पार नहीं गई, इसलिए इस किरण के पीछे जो भी वस्तु थी वहां की अपने को परछाई दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो वापस से सुनना कि अगर कोई नया कांच हो तो उसमें जितनी प्रकाश किरणें गिर रही है सभी आर पार जा रही है, तो आर पार की वस्तुएं अपने को एकदम से साफ दिखाई देती है। जबकि जैसे जैसे वो थोड़ा पुराना होगा तो उसके ऊपर कुछ स्क्रैच पड़ जाएंगे, स्क्रैच पड़ने के कारण अब जब प्रकाश किरणें इससे जा रही है तो कई प्रकाश किरणें तो आर पार जा रही है, लेकिन कुछ एक जो है वो उन स्क्रैच से टकरा के उनका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, इसलिए अपने को उतना क्लियर नहीं दिखता है जितना क्लियर पहले दिखता था। ऐसा का ऐसा काम ही क्या होता है अपने नेत्र लेंस के अंदर होता है, यानी अपनी आंखों का जो लेंस है उसमें भी यही होता है कि जब अपने स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं, यानी बच्चा छोटा होता है तो उस कंडीशन में नेत्र लेंस सही से काम करता है। अब अगर नेत्र लेंस के ऊपर स्क्रैच पड़ जाए, ठीक है, या तो स्क्रैच पड़ने के कारण यानी वो थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है, साथ में उसका लचीलापन कम हो जाता है। और अब मैं अपनी आंखों के अंदर जैसे ये अपना आइरस है इसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे से दिखाई देते हैं। कैसे धब्बे दिखाई देते हैं? सफेद रंग के धब्बे से दिखाई देते हैं, और ये जो है एकदम से मोती की तरह दिखते हैं, और इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है अपने मोतियाबिंद। क्या नाम पड़ जाता है? मोतियाबिंद। तो अपने क्या लिखेंगे कि अपनी आंखों का जो लेंस है जो या जो नेत्र लेंस है उसके स्क्रैच होने के कारण उस पर हल्के से धब्बे पड़ जाते हैं, और जिस कारण वहां से क्या होने लग जाता है, प्रकाश का परावर्तन होने लग जाता है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश टकरा के अंदर न जाकर वापस उसका परावर्तन होने लग जाता है, जिस वजह से अपने को वस्तु दिखाई नहीं देती है, और ये धब्बे जो है ये मोती जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है अपने मोतियाबिंद। अब बात करते हैं कि इसका निवारण कैसे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके निवारण की। तो निवारण की अपने दो विधियां पढ़ेंगे, एक तो प्राचीन यानी पहले के समय में क्या होती थी, एक आधुनिक यानी अब क्या होता है। पुराने समय में क्या होता था कि आंखों का जो नेत्र लेंस होता था, ठीक है ना, आंखों का जो लेंस होता था उसको शल्य चिकित्सा द्वारा, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करके शल्य चिकित्सा द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता था,
और उसके स्थान पर उसको रोगी को एक मोटा चश्मा पहन के रखना पड़ता था। वो जो चश्मे का लेंस है वही उसके नेत्र लेंस की भांति व्यवहार करता था। वापस से सुनना कि हमारी पुराने समय में क्या होता था कि जब लेंस के ऊपर धब्बे पड़ जाते थे यानी मोतियाबिंद हो जाता था तो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन द्वारा आंखों का उसका जो लेंस था उसको बाहर निकाल दिया जाता था और उसके स्थान पर उसको मोटा चश्मा पहना दिया था, जिसमें मोटा सा लेंस लगा रहता था, मोटे रंग का मोटा और काले रंग का चश्मा जो है उसको पहना दिया जाता था और उस चश्मे को उसको हमेशा पहन कर रखना पड़ता था। तो ये तो पुराने समय में होता था। लेकिन आधुनिक रूप में क्या हुआ है कि अपने नेत्र लेंस को निकालकर जो अपना रियल लेंस है उसको निकाल करके उसके स्थान पर एक कृत्रिम लेंस लगाए थे। कृत्रिम लेंस यानी जो मानव द्वारा निर्मित है जिसका नाम होता है इंट्रा ओक्यूलर लेंस। क्या नाम है? इंट्रा ओक्यूलर लेंस। ये प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ये आंखों में लगा दिया जाता है। वापस से सुनना, पुराने समय में लेंस निकाल दिया जाता था और उसके स्थान पर क्या पहनना पड़ता था? मोटा चश्मा हमेशा उसको पहन करके रखना पड़ता था। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ है कि लेंस निकाल करके वापस मोटा चश्मा पहनने की बजाय उसकी आंखों में एक कृत्रिम लेंस लगा देते हैं, जिस लेंस का नाम क्या है? इंट्राओक्यूलर लेंस है। तो इस टाइप से मोतियाबिंद का निवारण किया जाता है। तो ये अपने हो जाते हैं आंखों के 5 दोष। इसी के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, एक तो होती है आंखों की निकट दूरी या निकटतम दूरी। ठीक है, निकटतम स्पष्ट दूरी भी इसको कह सकते हैं, निकटतम स्पष्ट दृष्टि दूरी या स्पष्ट दूरी। ठीक है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है। एक होता है दूरतम दूरी या दूरतम स्पष्ट दूरी। इसका मतलब होता है आंखें पास से पास, कितना अधिक अपने आंखों के पास किसी वस्तु को रखेंगे वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे, और दूर से दूर कितनी दूर तक अपने स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मानव नेत्र के लिए जो निकटतम दूरी होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यानी किसी वस्तु को अगर अपने को स्पष्ट देखना है तो अपने को वो 25 सेमी अपनी आंखों से दूर होनी चाहिए, अपनी आंखें हैं उससे 25 सेमी दूर होनी चाहिए। उससे अगर ज्यादा नजदीक ले आएंगे तो भी अपने को साफ दिखाई नहीं देगा। तो अपने आंखें कम से कम कितनी दूर रखना चाहिए? 25 सेमी दूरी पर। दूसरा बात करते हैं आंखें दूर से दूर कितनी दूर तक साफ दिखाई दे सकती है। तो अपने ये कहेंगे अपने यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे बहुत लाखों किलोमीटर दूर स्थित तारे को भी देख सकते हैं। अर्थात हमारी आंखें जो है उसके लिए दूरतम दूरी कितनी होती है? अनंत। यानी ये अनंत दूरी तक ये देख सकती है। कम से कम स्पष्ट देखने की दूरी 25 सेमी और दूर से दूर देखने की कितनी है? अनंत। यानी अनंत दूरियों तक अपने देख सकते हैं। तो इन दो बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से ये अपना प्रकाश वाला लेसन जो वो कंप्लीट हो जाता है और इसके नोट्स जो है वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।